नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य कॉलेज में पीजी कॉलेज और एयू का काउंसलर हूँ। ये विद्यार्थियों, आज हमें बीएच डीएलए 135 कोड के विषय में अपना व्याख्यान देना है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्गत हिंदी भाषा विविध प्रयोग, ये आज का विषय है। हिंदी भाषा विविध प्रयोग, जैसा कि नाम से ही भाषित है कि हिंदी भाषा का जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग है वो किन रूपों में किस तरह से है, इस पर आज विचार करेंगे। हिंदी भाषा किस तरह से विविध क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही है, उसके माध्यम से पठन पाठन के इतर भी तकनीकी क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में, वो चाहे चिकित्सा हो आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। वैज्ञानिक लेखन में इसका प्रयोग किस तरह से होता है, इस पर विचार करेंगे। जैसा कि विदित है कि बीएच डीएलए 135 के अंतर्गत हिंदी भाषा और विविध प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन को मुख्य रूप से 2 खंडों में विभक्त किया गया है। खंड 1 के अंतर्गत कुल 13 इकाइयां हैं और खंड 2 के अंतर्गत 6 इकाइयां हैं। तो इस तरह से इन इकाइयों के अंतर्गत मुख्य रूप से भाषा का जो तत्व है और उसका बोधन है, इस पर विचार किया गया है। किस प्रकार से हमारे लिए भाषा की आवश्यकता है, एक भाषा किस प्रकार से हमारे जीवन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, भाषा के बिना क्या मानव जीवन की कल्पना संभव है, या भाषा किन रूपों में किन किन विविध क्षेत्रों में हमारे सामने कैसे सहायक होती है, इस पर विचार किया गया है। ये विद्यार्थी खंड 1 के अंतर्गत कुल 7 इकाइयां हैं, जिनमें भाषा तत्व और बोधन इसका शीर्षक रखा गया है। और इसके अंतर्गत इकाई 1 है। इकाई 1 में हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय दिया गया है। इकाई 2 में हिंदी की जो विभिन्न ध्वनियां हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। और इकाई 3 के अंतर्गत हिंदी का प्रयोजन मूलक जो स्वरूप है उस पर विचार किया गया है कि हिंदी का उद्देश्य क्या है, हिंदी भाषा प्रयोजन मूलक से आशय है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किस तरह से उद्देश्य पूर्ण रूप में हिंदी का प्रयोग होता है, इस पर विचार किया गया है। इसी प्रकार से विज्ञान के विषय का बोधन इकाई 4 के अंतर्गत रखा गया है और इकाई 5 में संस्कृति विषय का बोधन और शब्दकोश का उपयोग शीर्षक दिया गया है। इसी प्रकार से इकाई 6 में सामाजिक विज्ञान विषय का बोधन और निबंध रचना का परिचय दिया गया है। और अंतिम इकाई 7 के रूप में इसमें भाषण शैली पर विचार किया गया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि खंड 1 के अंतर्गत कुल 7 इकाइयां हैं और खंड 2 के अंतर्गत 6 इकाइयां हैं। इस प्रकार सब मिला करके 13 इकाइयों के अंतर्गत भाषा तत्व और बोधन, यानी कि हिंदी भाषा और उसके जो विविध प्रयोग है, इस पर विचार किया गया है। जैसा कि विदित है कि भाषा मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। भाषा के बिना मानव का जीवन या मानव का अस्तित्व शायद असंभव है। भाषा उसकी सबसे रचनात्मक खोज है। यदि भाषा की खोज न हुई थी तो कदाचित उसका उत्तरोत्तर जिस रूप में विकास हो रहा है वो संभव नहीं होता। मनुष्य के विकास की धुरी भाषा है और भाषा किस प्रकार से मानव जीवन में उपयोगी है, इसको हम इसी बात से समझ सकते हैं कि मनुष्य भाषा में भी चिंतन करता है, मातृभाषा में भी चिंतन करता है, उसके विचार उसके मूल भाषा में भी चिंतनशील होते हैं और वो चिंतन करके ही अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान खोजता है, जीवन को खुशहाल बनाता है और दूसरे मनुष्यों के लिए सहायक सिद्ध होता है। इस तरह से भाषा का ये महत्व देखा जाए तो विश्व पटल पर सर्वाधिक है। भाषा के विषय में कहा जाता है कि संस्कृत की भाष्य धातु से भाषा उत्पन्न हुई है, जिसका आशय हुआ व्यक्तिवाणी। और भाषा के विषय में विद्वानों ने, भाषा के विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अपना विचार व्यक्त किया है।
भारतीय विद्वानों में मुख्य रूप से कांता प्रसाद गुरु जी का नाम आता है। उन्होंने भाषा के विषय में कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे व्यक्तियों पर प्रकट करता है और दूसरे के विचार वो अपने आत्मसात करता है, उसे समझता है। और इस तरह से भाषा विद्वानों में ध्वन्यात्मकता, शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। तो विभिन्न विद्वानों ने भाषा को अपने अपने तरीके से व्यक्त किया है। और आज के व्याख्यान का जो मूल विषय है वो हम पढ़ेंगे कि हिंदी की जो लिपि है और उसकी वर्तनी है, उसके उसका मुख्य रूप से परिचय देंगे, उसके बारे में विचार करेंगे और हिंदी की जो प्रमुख ध्वनियाँ हैं तथा हिंदी का प्रयोजनमूलक जो स्वरूप है उस पर हम आज के व्याख्यान को केंद्रित करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है कि हिंदी भाषा विविध प्रयोग में मुख्य रूप से आधारभूत कौशलों का विकास कैसे हुआ है इस पर बल दिया जाता है। और ये कौशल कैसे हैं कि सुनकर समझना, पढ़ना, बोलना और लिखना। हमारी कोशिश है कि इन चारों कौशलों का विकास कैसे हुआ, किन रूपों में हुआ और भाषा के चारों कौशलों में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें भाषा के जो आधारभूत तत्व हैं, जिनके अंतर्गत शब्दावली है, शब्द रचना है, वाक्य रचना है और उच्चारण है आदि पर व्यक्ति का अधिकार होना आवश्यक है। बिना इन पर अधिकार के कोई भी व्यक्ति भाषा को सही से ना तो समझ सकता है, ना बोल सकता है और ना ही उच्चरित करते हुए लिख सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले भाषा के जो आधारभूत तत्व हैं उन पर अपना अधिकार स्थापित करना होता है। भाषा सीखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है कि उसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, विविध विषयों को पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, साहित्य पढ़कर हम रसास्वादन कर सकते हैं। और इस पूरे हिंदी भाषा प्रयोग का पूरा उद्देश्य भी यही है कि हिंदी भाषा किस प्रकार प्रयुक्त होती है, विषय विशेष से संबंध शब्दावली किस प्रकार से प्रयोग की जाती है और लेख हुआ, निबंध हुआ, भाषण हुआ आदि के लिए उसका अध्ययन कैसे किया जाता है। इन सब बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में लिपि और वर्तनी का परिचय इकाई 1 के अंतर्गत विशेष रूप से बताया गया है और इकाई 2 में उच्चारण संबंधी विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा को पढ़ने और समझने से पहले हमें उसके आधारभूत तत्वों पर अधिकार आवश्यक होता है, जिससे अच्छी तरह से इन पाठों को समझ सकते हैं। भाषा सीखने की इस प्रक्रिया में खंड की जो पहली 2 इकाइयाँ हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनमें ध्वनि है और लिपि है। उनके विषय में विद्यार्थियों को अवगत कराया गया है। तो इस प्रकार से हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय प्राप्त करके हम लिपि का वास्तव में उपयोग क्या है, उसका लाभ क्या है या लिपि का स्वरूप क्या है, इस पर विचार कर सकते हैं, इससे अवगत हो सकते हैं और देवनागरी लिपि को समझकर जो उसका मानक वर्गीकरण है उसका प्रयोग करने में सक्षम हो सकते हैं और संयुक्त वर्णों का सही क्रम क्या है, उनको सही तरीके से लिखा कैसे जाए, इसका हमें पता चल सकता है। और लेखन में आने वाली जो तमाम तरह की कठिनाइयाँ हैं, एक ही शब्द को विभिन्न तरीके से जो लिखा जाता है, लिखा जाने का जो चलन है, हम उसकी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से भाषा हिंदी की जो लिपि है और उसकी जो वर्तनी है, वो हम इसके ज्ञान को प्राप्त करके ही इसका समाधान खोज सकते हैं। हिंदी भाषा बोलते और लिखते दोनों माध्यमों से हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक और उच्चरित रूप दोनों का भिन्न होते हुए भी हम उसको लेखन के द्वारा प्रकट करते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? उच्चारण और लेखन में हम कैसे तालमेल बिठा सकते हैं? लिपि से हम कैसे उच्चरित भाषा को कागज पर मूर्तवान कर सकते हैं? लिपि और उच्चारण भाषा के मूल तत्व, इन्हें जानना भाषा को अच्छी तरह से सीखने के लिए आवश्यक है। हम लिपि का परिचय प्राप्त किए बिना इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकते।
इसलिए शब्द का जो लिखित रूप है उसकी वर्तनी कहलाती है। और अधिकतर लोग वर्तनी में विभिन्न प्रकार की गलतियां करते हैं या मुद्रण में, छपाई में तमाम तरह की गलतियां हो जाती हैं। उसका मूल कारण यही है कि हमें वर्तनी का ध्यान नहीं होता है और न ही वर्तनी के लेखन में योग्यता होती है, जिसके कारण से जिसका जो मन आएगा वो उस तरह से उसका प्रयोग करके चलता है। भाषा और लिपि के बारे में यदि मैं बात करना चाहूँ तो भाषा, जैसे कि आप इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कैसे संभव हो रहा है? भाषा के लिखित रूप को पढ़ रहे हैं, आपके सामने छपी हुई अक्षर है, अक्षरों से आप भाषा से उच्चरित रूप को पहचान लेते हैं, अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से हम लिपि के माध्यम से भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जैसे बोलकर अपने भाव को व्यक्त देते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि पढ़ना सुनने का दूसरा ही नाम है। तो लिपि के महत्व पर विचार करने से पूर्व हमें भाषा के महत्व पर भी विचार करना आवश्यक ख्याल पड़ता है। भाषा वास्तव में वह माध्यम है जिस पर मानव समाज का बहुमुखी विकास निर्भर करता है। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भाषा के बिना मनुष्य सोच भी नहीं सकता। उसका संपूर्ण चिंतन उसकी मातृभाषा पर केंद्रित होता है। लेकिन भाषा में चिंतन और विकास की जो आधारभूमि है वह लिपि है। लिपिबद्ध भाषा लेखन कला के उद्भव से ही संभव है। भाषा का जो चरम विकास है उसके साथ ही यह संभव हो सकता है। और लिपि लिपि होने से हमें विभिन्न प्रकार के फायदे दिखाई देते हैं। लिपि के विकास से कोई मनुष्य सिर्फ बोल पाता था, वह लिख नहीं पाता। संस्कृति के विकास के साथ साथ उसने लिखने की इस कला को इजाद किया, प्राप्त किया। पहले मनुष्य हाथ के पत्रों पर या भोज पत्रों पर लिखता था, कुछ लोग तो गीली मिट्टी पर भी लिखते थे, और कुछ संस्कृतियों में धातु पटल पर भी लिखने का प्रमाण मिलता है। इस तरह से प्राचीन काल में लिखना बहुत कठिन काम था, इसलिए इसका अधिक प्रचार प्रसार नहीं होता था। संसार में बहुत कम भाषाएं लिखी जाती थी। मध्य युग में देखें तो कागज का उत्पादन आरंभ हुआ और कागज की छपाई का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तब से लिखने का व्यापक प्रचार हुआ। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग लिखना पढ़ना सीख सकें। जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता है उसे आज के समय में शिक्षित कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? लिखने पढ़ने से ज्ञान का विस्तार क्यों हो सकता है? हम यह भी देखते हैं कि जो भाषाएं लिखी जाती है वही प्रकट करती है। उनको बोलने वाला समाज उन्नति करता है। आप जानना चाहेंगे लिपि से समाज के विकास का क्या संबंध है? लिपि से समाज के विकास का संबंध आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि लिपि का जो सबसे बड़ा गुण है वो विचारों को संरक्षित करना, उसे सुरक्षित करना और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देना है। हम बोलते हैं तो बात खत्म हो जाती है, कुछ लिखते हैं तो लिखने का जो दायरा है वो भी सीमित न रह करके असीमित हो जाता है। लिखी हुई अक्षर ध्वन की तरह मिट नहीं जाते। हम अपने विचारों को खुद बाद में पढ़ सकते हैं, उनमें परिमार्जन कर सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं। इस कारण से हम देखते हैं कि अधिक व्यवस्थित रूप से लिखना तभी संभव हो पाता है, अपने विचारों को व्यक्त करना तभी संभव हो पाता है जब हमारे पास लिपि होती है। थोड़े शब्दों में सारी बात को रखने का प्रयत्न करना, ये हर वक्ता का, लेखक का पहला प्रयास होता है। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के रूप में बहुत बड़ा अंतर है। इसके बारे में हम अपने व्याख्यान में आगे चर्चा करेंगे। लिखने से भाषा का विकास होता है, ये भी निर्विवाद है। लिपि से लिपि से भाषा यानी भाषा के माध्यम से कहे हुए विचार लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसी कारण से हमारे पास पुराने जमाने की कृतियां सुरक्षित हैं। उस समय का ज्ञान, विपुल ज्ञान हमारे पास संरक्षित है। हमारे विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि मानव विकास उत्तरोत्तर करता जाता है। मानव विकास के लिए लिपि आवश्यक है। विकास की यह कहानी हमारी संस्कृति है। लिपि के कारण ही हमारी संस्कृति सुरक्षित रहती है, हमारी पहचान सुरक्षित रहती है और हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी पुरानी पीढ़ियों के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और उनके जीवन में आई हुई समस्याओं के साथ साथ उनके समाधान खोजने के बारे में परिचय प्राप्त कर पाती है और आने वाली पीढ़ियों को अपने जीवन के
पथ को प्रशस्त करने में लिपि का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा आधार है। लिपि के माध्यम से हम हमारे संप्रेषण का विकास होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों तक हमारी वाणी पहुँच सकती है, वो लिखने के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अनगिनत लोगों तक पहुँच जाती है। शायद लाखों लोग हमें सुन सकते हैं। भारत के ही दुनिया के कोने-कोने में बैठे हुए लोग हमारे विचारों को जान सकते हैं। लेखन से आने वाली पीढ़ियाँ भी अपने विचार जान सकेंगी। तो लिपि के माध्यम से हम हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे विचार अनवरत उन्नतशील होते हैं, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। हम विभिन्न अ, अपने से भिन्न भाषा में लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, उनके विचारों से अवगत होते हैं और उनमें से कई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। एक समय था जब मनुष्य के पास लिपि नहीं थी, उसके पास भाषा नहीं थी, वो केवल महसूस कर सकता था। विकास के इस क्रम में उसने बोलना सीखा, बोलने के बाद तदनंतर उसने लिखना सीखा और लिखने के बाद फिर उसके विकास की गति अविराम चलती रही और चलती जा रही है। लेखन की जो विधि है, लेखन क्या है, लिपि क्या है, हम जिस क्रम में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उसी क्रम में हम उन्हें पूर्व निश्चित आकारों के माध्यम से लिखते जाते हैं और उन्हें लिखना ही लिपि है। अर्थात लिपि में जो उच्चरित ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों के चिन्ह निश्चित करते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण पा एक ध्वनि का प्रतीक है, वर्ण खा एक ध्वनि का प्रतीक है, इसी तरह से धा किसी दूसरी ध्वनि का प्रतीक है। शब्द काल में 3 ध्वनियाँ हैं, का, आ और ला। लेखन में भी हम इन 3 वर्णों से इसी क्रम में दिखाते हैं। किसी भाषा की वर्णमाला उस भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतीकों की व्यवस्था होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। यह लिपि हिंदी की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा नहीं कि सारी भाषाओं में एक जैसी लिपि की व्यवस्था हो या देवनागरी लिपि जैसे बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, वहीं पर अरबी भाषा में लिपि में लेखन दाएं से बाएं ओर चलता है। उसी प्रकार से जापानी भाषा में वर्ण रूप से नीचे क्रम में लिखे जाते हैं। चीनी भाषा में ध्वनियों के अलग संकेत हमें प्राप्त होते हैं, बल्कि पूरा शब्द एक तस्वीर की तरह होता है। इसी कारण चीनी लिपि को चित्रलिपि भी कहते हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी कह सकते हैं कि जो लिपि है, रेखाओं और आकारों के माध्यम से उच्चरित भाषा का संकेत करती है। देवनागरी लिपि का जो पूर्ण परिचय है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें रोमन लिपि के लेखन की उसकी तुलना उपयोगी हो सकती है। अधिकांशतः रोमन लिपि से अधिकांश लोग परिचित होंगे। देवनागरी लिपि में प्रायः शब्दों के आदि और अंत को छोड़कर व्यंजनों के साथ स्वर के स्थान पर केवल मात्राओं का प्रयोग होता है, जबकि रोमन में सर्वत्र शब्दों में व्यंजन और स्वर का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। देवनागरी लिपि का शब्द और ध्वनियों के विषय में विद्वानों ने बताया है कि बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर उनके ध्वनियों का, उनके स्वरों का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ 52 ध्वनियाँ सर्व स्वीकृत हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। आ से औ तक ये 11 स्वर है। आ ई उ ए ऐ ओ और औ 11 स्वर हैं। अंक और रहा इसको अयोगवाद ध्वनियाँ कहा गया है। ये ना तो स्वर होते हैं, ना व्यंजन होते हैं, दोनों के बीच की स्थितियों का निर्धारण होता है, इसलिए इनको अयोगवाद व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन की चर्चा की जाती है। संयुक्त व्यंजन हमारे यहाँ 4 है, छात्र और श्राव। तो इस प्रकार से विभिन्न व्यंजन जो है रा और ढा, तो कुल मिलाकर के व्यंजनों की संख्या इस पर करीब व्यंजन और स्वर मिलाकर के इनकी संख्या 52 आती है।
तो इनको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इनका क्रम सुनिश्चित है और इसीलिए जो लिपि है या भाषा देवनागरी लिपि है उसको बहुत वैज्ञानिक लिपि वैज्ञानिक लिपि के रूप में जाना जाता है। तो देवनागरी लिपि में जो वर्णों का मानक रूप है वो भी सुनिश्चित है। हिंदी का निश्चित रूप से जो क्षेत्र है विशाल है। कुछ कारणों से वर्णों के लेखन में विविधता का होना लाजमी है, लेकिन इससे मुद्रण में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। लोगों को हिंदी सीखने में सिखाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर के माध्यम से शब्दों का संयोजन किया जाता है। पहले यही काम हम टाइपराइटर के माध्यम से करते थे। दोनों की स्थितियों में मानक वर्णों का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। इसी कारण भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय को मानक देवनागरी लिपि निर्धारण करने का कार्य सौंपा है। उसका उद्देश्य था कि हम निश्चित करें कि आगे से कौन से वर्ण मानक होंगे। इसका उद्देश्य था कि हम निश्चित करें कि आगे से कौन कौन से वर्ण स्वरूप क्या रहेगा। इस कार्य के पीछे मूल रूप से मानक वर्णों का प्रयोग ही करना अनिवार्य बताया गया। भाषा में से विविधता आएगी। निदेशालय ने सन 1966 में और 2006 में मानक देवनागरी लिपि का स्वरूप प्रस्तुत किया। आगे हम मानक लिपि का परिचय पर चर्चा करेंगे। यहाँ देवनागरी लिपि की वर्णमाला अगर बात करें तो लघु आ, दीर्घ आ, ई, री, ए, ऐ, और औ, ये 11 स्वर है। इसी प्रकार से इनकी 11 मात्राएं हैं और अंक है, ये अनुसार है। आहा विसर्ग के रूप में व्यंजित होता है और व्यंजनों में पवर, चवर, टवर, अवर, तवर और पुष्प व्यंजन के रूप में या, रा, ला, वा और विभिन्न व्यंजन पर बात हुई गई है। तो इनका एक निश्चित और व्यवस्थित स्वरूप भाषाविदों ने प्रस्तुत किया और हम देखते हैं कि जो लेखन की कठिनाइयां हैं वो हिंदी के मानकीकरण से काफी कुछ सुलझ जाती हैं। हिंदी के लेखन की कठिनाइयों को दूर करने का एकमात्र रास्ता है। जैसे उद्देश्य हुआ, उद्देश्य को कई तरह से लिखा जाता है। संबंध है, संबंध को चार रूप हमारे चलन में दिखाई देते हैं। एक में है सा आधा माँ, बा आधा ना धा, संबंध। इसी को हम अनुस्वार लगा करके सा के ऊपर अनुस्वार लगा दिए, बा के ऊपर अनुस्वार लगा दिए और इसी का एक रूप मिलता है कि सा आधा माँ एक में है और दूसरे में बा के ऊपर अनुस्वार। और कुल मिलाकर के हम एक ही शब्द को तीन चार रूपों में लिखा जाना चलन में पाते हैं। तो लेखन की ये जो समस्या है इसके समाधान के लिए वर्तनी का ज्ञान होना आवश्यक है। लिपि को सीखना आवश्यक है। शब्द की निर्मिति कैसे होती है, वाक्य संरचना कैसे होती है, शब्द कैसे बनते हैं और उच्चारण का मूल रूप क्या है, उच्चारण किसी शब्द का उच्चारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इसको सीखने से ही हम भाषा के बारे में आसानी से और बारीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम जो सारे शब्द लिखे जा रहे हैं ढंग से पढ़ सकें, तो उनका चिंतन कर सकें। वर्ण छपाई में कम होते जा रहे हैं। पहले की पुस्तकों में हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अब उनके लिए कंप्यूटर के इस युग में शब्दों का संक्षिप्तीकरण अधिक कर दिया जा रहा है। तो इस नाते से हमें उनके मानक रूपों पर चिंतन करना आवश्यक होता है। वर्तनी की यदि हम बात करें तो वर्तनी के हमने जैसा बताया कि उसके 3-4 रूप हमें देखने को मिलते हैं और पंचमाक्षरों के प्रयोग से भी उस शब्दों को कम करने का भी प्रयास किया गया। शब्द का जो लिखित रूप है वह वर्तनी कहलाता है। इसे जिह्व कहते हैं। जैसे किताब, ये वर्तनी ये सही वर्तनी है, लेकिन टी पे का पे अगर दी की मात्रा लगा दें तो ये गलत वर्तनी हो जाता है। इसी प्रकार से हमें शब्दों का सही वर्तनी लिखने का अभ्यास करते हुए उसके निर्मिति पर कैसे उसका निर्माण करा जाए, उस पर विचार करना चाहिए। वाक्य का सही अर्थ अभी निकल पाएगा। तो इस तरह से इन शब्दों के माध्यम से हम वर्तनी के स्वरूप को उसके
उसके उसकी संरक्षण पर विचार करते हैं। वर्तनी के सभी दोषों को दूर करने का उपाय क्या है, इसे जानना आवश्यक है। जैसे हरस में देव स्वरूप के दोषों को कैसे दूर किया जाए। वर्तनी के बहुत से दोषों का कारण उच्चारण है। उच्चारण जब हमारा सही हो तो वर्तनी ठीक होती जाती है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि अधिकतर हम वही लिखते हैं जो हम बोलते हैं। इसलिए हरस देव स्वरूप का उच्चारण सही करें तो वर्तनी सही लिख सकते हैं। जैसे दिन है और दीन में उच्चारण का अंतर है, जाति और जाति में उच्चारण का अंतर है। यह स्पष्ट है कि सही उच्चारण से ही हम सही वर्तनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जितना शुद्ध उच्चारण करेंगे उतना ही शुद्ध से उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, उतना ही शुद्धता के साथ हम उसका लेखन कर सकेंगे। इसलिए उच्चारण पर सर्वाधिक पद भाषा में देते हैं। लिपि के आधार पर कुछ वर्णों की जो वर्तनी है उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। भाषा में शब्द कई स्रोतों से आते हैं, वे अपने उच्चारण के साथ आते हैं। अगर हम शब्द के स्रोत को पहचान सके तो वर्तनी को निश्चित रूप से शुद्ध कर सकते हैं। हिंदी में संस्कृत से बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, जैसे कार्य है, कक्षा है, वास्तु है, अध्ययन है। इसी प्रकार से अरबी और फारसी भाषा से भी बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी में आए हैं, जैसे मालूम है, नकल है, उम्र है, मदरसा है, कायदा है, जरूरत है। इसी प्रकार से हमने अंग्रेजी भाषा से भी बहुत सारे शब्दों को लिया है, जिनमें रेल है, डॉक्टर है, साइकिल है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, माउस, पैड, मॉनिटर, बैटरी, मोबाइल इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। उनका चलन इतना बेहद स्तर पर है कि कभी कभी हमें कभी महसूस नहीं होता कि अंग्रेजी के शब्द हैं। इन शब्दों की विशेषताओं पर अगर हम चर्चा करें तो जो संस्कृत शब्दों में जैसे री, ऋषि का री, इच्छा, ज्ञा या बड़ा है, ये विसर्ग आदि वर्ण मिलते हैं। इसलिए उर्दू या अंग्रेजी शब्द में छा नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पर अदरका और शाह का लेखन में स्वरूप में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए जैसे रिक्शा है, डिक्शनरी है, रक्षा है आदि। संस्कृत शब्दों में रक्षा, शिक्षित आदि अदरका और तालिब वाले शाह नहीं आ सकते हैं। केवल संस्कृत शब्द में शब्द के अंत में हरस्व स्वर ई उ आती है, जैसे जाति, गति, अस्थि, वायु, आयु। हिंदी और उर्दू अंग्रेजी शब्द के अंत में हर्ष स्वर ई या उ नहीं आते। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि का है, का, खा, जा, फा और वा। अरबी भाषी शब्दों ये ध्वनियाँ हैं, अरबी फारसी से ये ध्वनियाँ हमारे हिंदी में आई हैं। इसलिए मौसम हुआ, राजी, जरूरत, गुफ्तगू आदि दीर्घ अंतस्वरों से ही लिखी जाएगी। अंग्रेजी से आए शब्दों में हम जा को देख सकते हैं, जैसे जेब्रा, जीरो, जिप, जूम आदि या डॉक्टर। इसी प्रकार से संस्कृत के कुछ शब्दों से अंतिम स्थान पर माँ के उच्चारण के लिए अनुसार लिखा जा सकता है, जैसे एवं, स्वयं, अहम। अन्य शब्दों में हम माँ के अनुसार नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मौसम को मौस नहीं लिख सकते हैं। कुछ शब्दों के सही और गलत वर्तनी को देखें, जैसे उद्गार हुआ, निर्जन, अस्वस्थ या नागरिक, जागरण, जागरण इत्यादि शब्दों का इसमें अक्सर हमें गलतियाँ प्राप्त होती है। कई उद्गार को उद्धार लिख जाता है या प्रतीक लिख जाता है, ऐसे निर्जन या अस्वस्थ को अस्वस्थ लिख जाता है। ये शब्द संस्कृत के हैं। आमतौर पर संस्कृत के शब्दों में शब्दों के रूप नहीं मिलते हैं। इसके विपरीत उर्दू और अंग्रेजी शब्दों में कई जगह वर्तनी के दो रूप मिलते हैं और दोनों सही माने जा सकते हैं। और जैसे कुर्ता हुआ, कुर्ता शरबत या शरबत बाकी ऊपर रेफ लगा करके शरबत लिखते हैं, और कभी कभी शाह रा का सीधा सीधा लिख देते हैं। इसी प्रकार से पर्दा, दा, दा पे दिन मात्रा ऊपर रेफ लगा देते हैं, पर्दा या पारा दा सीधी पर्दा लिख देते हैं। शर्म या शर्म या बिल्कुल और बिल्कुल एक को आधा का और एक को पूरे ला से लिखते हैं। ऐसे कई सारे शब्द मिलेंगे जिनके विभिन्न प्रारूप
जो अधिकांशतः आज भी हमारे चलन में है। हमारे पास उच्चारण या शब्द रचना का कोई आधार नहीं है, इसलिए हम दोनों शब्दों को सही मान करके चलते हैं। यहाँ तक हमने अन्य स्रोतों से आए शब्दों की बात की। हिंदी के अपने शब्दों में भी शब्द निर्माण के आधार पर कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, बनाए गए हैं। जैसे उलट से ना से उल्टा बना, यहाँ उल्टा लिखना गलत है। इसी तरह से भर ना से भरनी, इसलिए भरती उचित नहीं है। हिंदी में जैसे चिट्ठी है, पत्थर है, जैसे गलत शब्द है, क्योंकि हिंदी में छा था या अगर था जैसे संयुक्त वर्ण नहीं आते हैं। ऐसे कुछ नियमों के अधीन से हम सही भाषा लिखने की उन्मुख हो सकेंगे, लेकिन जहाँ नियम नहीं बन सकते हैं, हमें अपने उच्चारण की शुद्धता पर बल देना होगा और बिना इन पर बल दिए हम सही लिखना, बोलना और सुनना, समझना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी लिपि और वर्तनी का जो मानकीकरण है, उस पर चर्चा आवश्यक है। बिना हिंदी वर्तनी का मानकीकरण में हम उपर्युक्त तमाम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। हमारे उच्चारण में ध्वनियों की भिन्नता स्वाभाविक रूप से नहीं होती है। उसी प्रकार देवनागरी लिपि के लेखन में भी लिपि चिन्हों की भिन्नता स्पष्टता दिखाई देती है। भिन्नता में एकता लाने का प्रयास भारत सरकार ने मानव देवनागरी लिपि से किया है। लिपि के इस मानकीकरण के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1883 में और 2006 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण करके एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की थी और इस पुस्तक में वर्तनी का जो मानकीकरण है उसका व्यवस्थित स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। वर्तनी तथा विराम चिन्हों के मानक लेखन के बारे में इसमें बताया गया है, उसके नियमों के बारे में बताया गया है। इसे इसका अनुकरण करना, इसका अध्ययन से प्रचार प्रसार होना इस पुस्तक का आवश्यक है, जिसके नाते से हिंदी में एक विविधता आ सकती है। वर्तनी संबंधी जो अद्यतन नियम है, जो हिंदी केंद्रीय निदेशालय ने महत्वपूर्ण पुस्तक देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तक में दिया है, वो पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं। जैसे उन्होंने अपनी इस पुस्तक में संयुक्त वर्णों के विषय में अपना सुझाव दिया है और उसका नियम व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि खड़ी पाई वाले जितने व्यंजन हैं उनमें संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटा कर बनाया जाना चाहिए। जैसे ख्याति है, लग्न है, विघ्न है, व्यास है या राष्ट्रीय है। तो इसी प्रकार से अन्य व्यंजन में का और था के जो संयुक्ताक्षर है, जिसे पक्का दफ्तर आदि की तरह बनाए जाए, इसी प्रकार से संयुक्ताक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाने का सुझाव केंद्रीय निदेशालय ने दिया है। संयुक्त रा के प्रचलित रूपों तीनों रूपों में जैसे प्रकार है, धर्म, राष्ट्र है, इसका स्वरूप उन्होंने सुनिश्चित किया है। विभक्ति विभक्ति चिन्हों के बारे में भी उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ स्पष्ट किया है। केंद्रीय निदेशालय का वर्तनी मानकीकरण में यह स्पष्ट सुझाव है कि हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञक शब्दों में प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाना चाहिए। जैसे राम ने राम को, राम से आदि तथा स्त्री ने स्त्री को, स्त्री से आदि। इसी प्रकार से सर्वनाम शब्दों में भी उन्होंने चिन्ह उत्पादित करने के साथ साथ उन्हें लिखने का या उन्हें जोड़कर लिखने का सर्वनाम शब्दों का सुझाव दिया है। जैसे उसने उस और ले को अलग करके ना लिखा जाए, उसको में उस और को अलग करके ना लिखा जाए, या उससे या उनसे इनमें उन और से को अलग करके ना लिखा जाए, उस पर को पर और उस पर अलग करके ना लिखा जाए। ऐसे सर्वनाम शब्दों को संयुक्त रूप से लिखे जाने पर बल दिया है। सर्वनाम के साथ यदि हो सके तो विभक्त चिन्ह तो उनमें से पहला मिलाकर दूसरा पृथक कर लिखा जा सकता है। उसके लिए इसमें से इत्यादि शब्दों के प्रारूप पर ध्यान दिया है। सर्वनाम और विभक्त के बीच ही तक आज का जो निपात हो जाता है, तो उससे जो विभक्ति को पृथक लिखा जाने का चलन है, इसे आप ही के लिए मुझ तक इसे अपनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से केंद्रीय निदेशालय ने क्रियापदों के विषय में मानकीकरण प्रस्तुत किया है। केंद्रीय निदेशालय का सुझाव है कि क्रियापद वाले संयुक्त क्रियाओं में
सभी अंगभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाए, जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, आ को अलग किया जाए, और सकता है, जाया करता है, जाया और करता है, खाया करता है, जा सकता है, पढ़ा करता है, इत्यादि इस रूप में होना चाहिए। हाइफन का विधान स्पष्टता के लिए भी केंद्रीय निदेशालय ने अपना स्पष्ट सुझाव दिया है। जैसे राम लक्ष्मण में हाइफन होना चाहिए, राम और लक्ष्मण में, शिव पार्वती में हाइफन होना चाहिए, देख रेख को एक साथ न लिख करके हाइफन के द्वारा इन्हें लिखा जाना चाहिए। तत्पुरुष समाज में हाइफन का प्रयोग केवल वही किया जा सकता है जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना, अन्यथा नहीं करना चाहिए। जैसे भू तत्व, भू हाइफन तत्व, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे राम राज्य, दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है, राम और राज्य। राजकुमार, राजकुमार, राज को अलग करना और कुमार को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए राजकुमार एक साथ लिख सकते हैं तत्पुरुष समास में। इसी प्रकार गंगाजल, रामवासी और आत्महत्या इत्यादि शब्दों का लेखन भी हम सभी रूप से कर सकते हैं। इसी तरह से आ नख, बिना नख का समस्त पद में हाइफन न लगाया जाए, क्योंकि हाइफन लगाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरह से हमें इससे बचा जाना चाहिए। अनख पढ़े जाने से क्रोध का अर्थ भी निकल सकता है, इसलिए अनति नम्रता का भाव, अनति थोड़ा, अपरस जिसे किसी ने न छुआ हो, अगर हम अलग कर देंगे और हाइफन लगा देंगे अपरस, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें हाइफन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। अपरस एक चर्म रोग है, भूतत्व पृथ्वी तत्व है, और भूतत्व एक साथ लिखने से भूत होने का भाव बोध होता है। समस्त पदों की भी यही स्थिति रहती है, ये सभी योग वर्तनी और दोनों दृष्टियों से भिन्न भिन्न शब्द होते हैं। कठिन संधियों से बचने के लिए भी हमें हाइफन का प्रयोग करने का सुझाव केंद्रीय निदेशालय ने दिया है। जैसे जैसे द्व्यर्थक है, द्वि और अर्थक, यहाँ पर अगर हम हाइफन का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है और द्वि अक्षर और वहाँ पे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरह से हमें हाइफन के प्रयोग से बचना चाहिए। अव्यय शब्दों के बारे में भी उनका स्पष्ट सुझाव है, तर्क है, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाए, जैसे आपके साथ, आपके और साथ को अलग किया जाए, यहाँ तक, यहाँ और तक को अलग लिखा जाए। इस नियम को कुछ और उदाहरण देकर के स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदी में आप, वो, आहा इत्यादि शब्द उपयोग होते हैं, या वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, जी, तब, भर, आदि। तो अनेक ऐसे प्रकार के भाव का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिन्ह भी आते हैं, जैसे अब से, तब से, यहाँ से, वहां से, सदा से। इस तरह से नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए। जैसे आप ही के लिए मुफ्त आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर दे, आदि शब्दों का प्रयोग हमें भिन्न करके लिखना चाहिए। समानार्थक शब्दों में भी केंद्रीय निदेशालय ने अपना विचार प्रकट किया है। इसमें जैसे जी है या श्री है, अव्यय पृथक लिखे जाए, जैसे श्री, श्री राम, कन्हैया लाल जी या महात्मा जी आदि। समस्त जो पद होते हैं वो मात्र यथा आदि अव्यय पृथक नहीं लिखे जाने चाहिए। जैसे प्रतिदिन, अब इसमें प्रति और दिन को यदि अलग करके लिखेंगे तो उसे भिन्नता का बोध होगा, इसलिए प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, यथा समय, यथोचित, यथाशक्ति आदि शब्दों का प्रयोग हमें सही रूप से करना है। यहाँ सर्वविदित नियम यह है कि समास होने पर जो समस्त पद है वो एक मान लिया जाता है। इस नाते से विभक्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही समीचीन प्रतीत होता है। इसी प्रकार जो शुद्ध मूलक शब्द है, जैसे या है, वाह है, जहाँ शुद्ध मूलक या वाह विकल्प से होता है वहां न किया जाए, इससे बचा जाना चाहिए।
तो अच्छा रहेगा। निदेशालय ने सुझाव दिया जैसे नई है, न और ई, नई लिखते हैं ना, यहाँ पे बड़ी मात्रा नई लिखते हैं, या हुआ है यहाँ पे उनकी मात्रा अ, यहाँ पे आ की मात्रा हुआ, और कहीं कहीं यहाँ पे छोटी मुख्य मात्रा और हुआ और आ हुआ। आज में से पहले कई संस्करणों में हमें हुआ की जगह हुआ मिल जाता है। तो इन प्रयोगों से, इन गलतियों से हम शुद्ध मूलक शब्दों पर ध्यान केंद्रित करके बच सकते हैं। यहाँ नियम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में हमें लागू माना जाना चाहिए। जैसे दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक नहीं मिली, नहीं मिली याद। जहाँ या शुद्ध मूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, वहाँ वैकल्पिक जो शुद्ध मूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अभिभाव, दायित्व, स्थायी, आज में यहाँ स्थायी या अभिभाव दायित्व नहीं लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार से अनुस्वार और अनुनासिकता के जो चिन्ह है, चंद्रबिंदु है, उनको विशेष रूप से प्राथमिकता देना चाहिए। अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, अनुनासिकता के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों का प्रचलन है। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पर अक्षर के बाद सवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो, तो एकरूपता या मुद्रण लेखन की सुविधा के लिए अनुसार का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे गंगा, ठंडा, संपादन, संध्या आदि, ये पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है। इसलिए पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा या होने का सुझाव निदेशालय का है। जैसे ठंडा, संध्या, संपादन आदि। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण या वही पंचमाक्षर दोबारा आ जाए, तो पंचमाक्षर के अनुस्वार के रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे वांग में लिखा जाए, या अन्य सम्मेलन, चिन्मय, उन्मुख इत्यादि शब्द लिख करके इनका अभ्यास करके हम समझ सकते हैं। चंद्र बिंदु के प्रयोग के संदर्भ में निदेशालय का स्पष्ट निर्देश है कि प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है। इसलिए हमें इनमें एक रूपता लाना आवश्यक है। हंस एक पक्षी का नाम है, और हंसना या अगना और अंगना आदि, अतः ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग है वो आवश्यक हो जाता है। इसलिए चंद्रबिंदु के प्रयोग पर निदेशालय ने बल दिया है। विशेष रूप से शिरोलेख के ऊपर जोड़ने वाली मात्रा के साथ चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत सारी कठिनाइयां आती है। उन कठिनाइयों से बचने के लिए हमें चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किसी प्रकार का बदलाव करना चाहिए। चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट दी जा सकती है, लेकिन जहां अनिवार्य हो, नहीं, में, मैं इत्यादि शब्दों में कविता के प्रसंग में छंद के दृष्टि से चंद्रबिंदु का यथास्थान आवश्यक प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की जो प्रवेशिकाओं में जहाँ चंद्रबिंदु का उच्चारण सिखाना अभीष्ट हो जाता हो, वहाँ यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए। जैसे कहाँ, हंसना, संवारना, आदन इत्यादि। इसी तरह से जो विदेशी दुनिया है, जिनका प्रयोग हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में भरपूर रूप में हो रहा है, इनमें मुख्यतः अरबी भाषी या अंग्रेजी मूल के जो शब्द है, हिंदी के अंग बन चुके हैं। उन्हें हिंदी से अलग करके देखना या उनको पढ़ना शायद आज के समय में मुश्किल है। जिनकी विदेशी दुनिया का हिंदी दुनिया में रूपांतरण हो चुका है, हिंदी में ही वो स्वीकार की जा रही है। जैसे कलम है, किला है, दाग है, कलम, किला, दाग इत्यादि जो नुक्ता लगता है वो खत्म हो गया है। पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप उपयोग अभीष्ट हो, उच्चारण में ये बताना आवश्यक हो, वहाँ हिंदी में नुक्ते के साथ बताना आवश्यक होता है। अन्यथा सामान्य स्थितियों में इनका प्रयोग
नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे जो बहुत प्रचलित शब्द है हमारे यहाँ, जैसे खाना है, राज, हाइफन, इत्यादि। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अरबी, फारसी या अंग्रेजी की जो मुख्य 5 ध्वनियाँ हैं, जिनमें का, खा, गा, जा और फा, इसी प्रकार से हिंदी में आई है, जिनमें से 2 खा और गा। तो हिंदी उच्चारण का रूप में परिवर्तित हो गई है। खा का भी लगभग समापन होने वाला है और शेष 2 ध्वनियाँ जो जा और फा है, धीरे-धीरे अपना अस्तित्व होने की स्थिति में है। तो इस तरह से चलन के आधार पर ही हमें उन शब्दों के लिपि के लेखन पर, वर्तनी पर एक निर्धारित स्वरूप तय कर लेना आवश्यक हो जाता है, जिससे किसी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे और हिंदी पढ़ने वालों के लिए, हिंदी सीखने वालों के लिए, हिंदी लिखने और बोलने वालों के लिए आसान रास्ता बन सके। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध विवृत ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद का प्रयोग किए जाने का सुझाव हिंदी निर्देशालय ने दिया है। जहाँ तक अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से आए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी नियंत्रण का संबंध है, 1962 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी नियंत्रण के संबंध में की गई सिफारिश उल्लेखनीय है। उनमें यह कहा गया था कि अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यांतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए वर्तमान देवनागरी वर्णों में अनेक नए संकेत चिन्ह लगाने पड़े। अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। उसमें भारतीय शिक्षित समाज में प्रचलित उच्चारण संबंधी थोड़े बहुत परिवर्तन किए जा सकते हैं। अन्य भाषाओं के शब्दों के संबंध में भी यही नियम लागू होना चाहिए। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें 2 रूप बराबर चल रहे हैं, जैसे दुध समाज, ये दोनों रूपों की एक ही समानता है। फिलहाल इनकी एकता आवश्यक नहीं समझी गई है। कुछ उदाहरण के तौर पे जैसे गर्दन, गर्दन दा के ऊपर रेफ लगा करके गर्मी को गर्मी गर्मी और गर्मी 2 तरह से लोग लिखते हैं। बर्फ और बर्फ और कुर्सी और कुर्सी, भर्ती और भर्ती, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय शब्द हैं जिनमें सुधार लाना आवश्यक है। इसी क्रम में अब हम हल चिन्हों पर बात करें तो संस्कृत मूलक जो तक्षक शब्द है हिंदी में और वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाना आवश्यक है। हिंदी में उऋण को उऋण में बदलना उचित नहीं जान पड़ता है। इसी प्रकार गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्याधिक या अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं किए जा सकते हैं। इनके स्थान पर क्रमशः गृहीत है, द्रष्टव्य है, प्रदर्शनी है, अनधिकार है इत्यादि लिखना जरूरी है। जिन लक्षण शब्दों में 3 व्यंजनों के सहयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट अवश्य ली जा सकती है। जैसे तत्व में 2 आधारता आ जाती है, लेकिन चलन में का और आधारता वा तत्व ये चलन में है। ऐसे हमें द्वित्व मूलक व्यंजनों में हमें इसके प्रयोग में छूट ली जा सकती है। अगर हम तत्व लिखते हैं तो इसे हम मानक रूप में स्वीकार कर लेना लिखने की दृष्टि से, लिखने में सरलता की दृष्टि से सुगम होगा। विसर्ग के संदर्भ में संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वह यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं तो विसर्ग का प्रयोग आवश्यक किया जाए। इसका सुझाव निदेशालय ने दिया है। जैसे दुखानुभूत में यदि उस शब्द के रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल सकता है। जैसे दुख सुख है तो दुख में विसर्ग का प्रयोग लगभग ना के बराबर है। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में अब दुख तो विसर्ग के साथ में लिखने का ही चलन है। इससे दुखता पृष्ठता बढ़ती है। ऐसे शब्दों को हमें इसी रूप में लिखकर स्वीकार करना ज्यादा उपयोगी होगा।
अय और स्वरों का जो प्रयोग है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदी में अय और का प्रयोग 2 प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पहले प्रकार की ध्वनि अय है और आदि में अय है तथा दूसरे प्रकार की गवैया या कौवा आदि में इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों में व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं आवश्यक रूप से। जैसे कौवा है या गवैया है आदि सब शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। पूर्वकालीन प्रत्यय के विषय में निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के संदर्भ में बताया है कि पूर्वकालीन जो प्रत्यय है जैसे कर है, क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, समाकर, बताकर इत्यादि को एक ही रूप में, एक ही शब्द के रूप में लिखा जाए। अन्य नियमों के विषय में निदेशालय ने शिरोलेख का प्रयोग प्रचलित करने का पर बल दिया है। फुल स्टॉप को छोड़कर शेष विराम और चिन्ह ग्रहण किए जाए जो अंग्रेजी में प्रचलित है। जैसे उसमें फुल स्टॉप बॉक्स से दिखाते हैं, उसे निदेशालय ने मानकीकरण के रूप में नहीं स्वीकार किया है। उसके लिए उन्होंने पूर्ण विराम का सुझाव दिया है। विसर्ग के चिन्ह को ही कोलन का चिन्ह मान लिया जाने का सुझाव दिया है। पूर्ण विराम के लिए उन्होंने खड़ी पानी का ही मान्य बताया है। इसी प्रकार से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी की जो लिपि है वर्तनी के मानकीकरण के संबंध में जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने विशेष नियम तैयार किए हैं, इन नियमों की जानकारी इकाइयों में पाठक को कराया गया है। हिंदी की जो लिपि देवनागरी लिपि है सभी भाषाओं में लिपि भाषा के उच्चरित रूप का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। हम ध्वनियों को अलग अलग चिन्हों से दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। हिंदी की वर्णमाला का परिचय हम पूर्व में ही कर चुके हैं। कुल 52 ध्वनियां हैं जिनमें कवर में चवर में और याद अलावा इत्यादि, याद अलावा बड़ा सा दृष्टि छोटा सा हाथ क्षेत्र इत्यादि जो वर्णमाला का रूप है और उसका मानकीकरण उसको कैसे लिखा जाए, उसके कई विभिन्न उसका समाधान किया है। हिंदी लिपि में कई अलग अलग ढंग से लिखी जाने का चलन है। भारत सरकार की संस्था केंद्रीय निदेशालय ने लिपि को निश्चित रूप से मानक रूप प्रदान किया है। इससे हिंदी सीखने और सिखाने में आसानी होगी, साथ ही कणकर मुद्रा का मुद्रण करना है और उसमें भी सरलता आएगी। भाषा के शब्दों को हम लोगों के क्रम में लिखते हैं, उसे वर्तनी कहा जाता है। भाषा में उच्चारण और वर्तनी में तालमेल का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वैज्ञानिक भाषा और उसकी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कह सकते हैं। हिंदी को इस दृष्टि से वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है कि अधिकतर हम उच्चारण और वर्तनी में तालमेल देखते हैं, इसलिए सही वर्तनी लिखने के लिए सही उच्चारण का होना आवश्यक है। वर्तनी दोषों को पहचानने और दूर करने के लिए कुछ शब्दों के संदर्भ में वर्तनी के नियम देखे जा सकते हैं और वर्तनी के नियमों का अभ्यास किया जाना चाहिए, शुद्धता के साथ उनको पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम उनको बेहतर स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार से इकाई 3 में हिंदी की ध्वनियों की बात की गई है और हिंदी की ध्वनियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। ध्वनियों का अध्ययन करके ध्वनियों के अंतर के बारे में पहचान सकते हैं। ध्वनियों से जो शब्द बनने की प्रक्रिया है उसे आत्मसात कर सकते हैं। हिंदी में अन्य भाषाओं से जो आई हुई ध्वनियाँ हैं उनको रेखांकित कर सकते हैं और उनके कारण उत्पन्न होने वाली जो चर्चाएं हैं, उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। इसलिए ध्वनियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हिंदी में किसी बात को कहने के ढंग या उसके अनुदान किसे कहते हैं के आधार पर उसका अर्थ निश्चित होता है। इसलिए अनुदान, लहजा
या उसके मूल ध्वनि से परिचित होना आवश्यक हो जाता है। ध्वनि और लेखन के बीच का जो संबंध है, इस विभेद को उस तालमेल को जानना भी आवश्यक होता है विद्यार्थी के लिए। वर्ण के उच्चारण की जो भिन्नता है और उसके कारण से लिखने में जो कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों का समाधान कैसे खोजा जाए, ये दोनों के ज्ञान से ही संभव हो सकता है। भेद के कारण लिपि में कुछ अंतर होता ही होता है, उसे पहचानने में ध्वनियाँ सहायक होती हैं। तो इस तरह से ध्वनियाँ बोलचाल की भाषा में आधारभूत तत्व है भाषा की। जब हम भाषा बोलते हैं, तो वास्तव में क्रमशः विभिन्न ध्वनियों का भी उच्चारण करते हैं। ध्वनियों से निर्मित शब्द बोलने वालों के विचारों को भली बात व्यक्त करते हैं। कहने का आशय यह है कि अगर ठीक ढंग से ध्वनियों का उच्चारण न किया जाए, तो संभवतः बोलने वाले का जो आशय है, जो अर्थ है, जो मंतव्य है, वो प्रकट नहीं हो सकता है, नहीं समझ सकते। सुनने वाला उसका तात्पर्य नहीं समझ पाएगा और इस तरह से दोनों के बीच के विचारों के आदान प्रदान का जो व्यवधान है, वो बढ़ता जाएगा। लिपियाँ वास्तव में उच्चरित ध्वनियों की प्रतिरूप लिपियाँ इसलिए आवश्यक है कि लिपियाँ जो उच्चरित ध्वनियाँ होती है, उसी का प्रतिरूप होती है। जो हम बोलते हैं, उसे हम लिपि रूप में प्रतिरूप करते हैं, निर्माण करते हैं, लिख देते हैं। एक तरह से जो अदृश्य है, उसे दृश्यमान कर देते हैं, वो दिखाई देता है और दिखने के साथ-साथ वो स्थायित्व ले लेता है और उसमें एक सुधार की गुंजाइश भी होती है। बोलने में सुधार की गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि हम जो बोल देते हैं, उसे स्वयं न सुन पाने की स्थिति में उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिख कर सही लिपि और वर्तनी ठीक करके, सीख करके हम उसका उच्चारण भी सीख सकते हैं, उसके उच्चारण को भी ठीक कर सकते हैं। इस कारण यदि सही उच्चारण न किया जाए, तो सही लेखन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सही उच्चारण के लिए सही लेखन अति आवश्यक है। भाषा में लगभग 52 ध्वनियों के उच्चारण होते हैं हिंदी में। कुछ भाषाओं में तो 30 ध्वनियाँ ही होती हैं, कुछ भाषाओं में 65 ध्वनियाँ तक देखी जाती हैं। अधिकतर भाषाओं के जो शब्द हैं, करीब 25 ध्वनियों से निर्मित होते हैं। हिंदी और मालम भाषा विदों में कुल 52 ध्वनियों का उल्लेख किया है और इन ध्वनियों के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये लिपि और वर्तनी के रूप में व्यक्त करते हैं। शब्द के बीच के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। उच्चरित ध्वनियों से शब्द और निर्माण और शब्दों में जो अंतर की व्यवस्था है, मानव की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इस प्रकार से ध्वनि के उच्चारण के अलावा भाषा में एक महत्वपूर्ण पक्ष है, वो है लहजा या वाक्य बोलने का तरीका। इसी को पारिभाषिक शब्दावली में अंतान कहते हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं जिसे अच्छा। इस एक शब्द से हम कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं, कभी प्रश्न प्रकट करते हैं, कभी दूसरे व्यक्ति के कथन के साथ सहमति प्रकट करते हैं या बोलने वाले के कथन के संदर्भ में व्यंग्य प्रकट करते हैं। एक शब्द के उच्चारण से यह सब कैसे संभव होता है कि उसका अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार का हो जाता है। इसे हम समझते हैं, इसको समझने में आसानी होती है। हिंदी की जो लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि हिंदी में प्रायः उच्चारण करते हैं, वैसा ही लिखते हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। उच्चारण एक ही है, उच्चारण और लेखन में असामंजस्य के कारण ही वर्तनी के दोष उत्पन्न होते हैं। इकाई में ऐसे असमंजस स्थितियों के बारे में भी चर्चा करना लाज़मी हो जाता है। हिंदी का प्रयोग करने वाला उच्चारण और लेखन दोनों के बारे में सजग रह सकें और सही भाषा का प्रयोग कर सकें। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 13 व्यंजन है। या भी इसको लिखने के लिए इसके रूप को निर्धारित करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। इसके प्रारूप को, चीज़ों को समझा जाए, विशेषताओं को पहचाना जाए, तभी यह संभव हो सकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि भाषा की जो महत्ता है, भाषा की महत्ता को जाना जाए। और जैसा कि हम लोगों ने आज के व्याख्यान में चर्चा की कि भाषा मनुष्य जाति के लिए उसकी सबसे बड़ी खोज है और भाषा का विकास जिस रूप में होगा, मनुष्य का विकास भी होता है, भाषा के विकास के साथ आगे होता जाता है। और भाषा
कहीं प्रथमतः वो मौखिक होती है, मौखिक के साथ-साथ फिर वो लिपि की खोज के साथ ही वो लिखित रूप में हमारे सामने आती है और उसके लिखित रूप को एक रूपता प्रदान करने के लिए हमें वर्तनी का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों को जानना भी आवश्यक हो जाता है। तो इन्हीं के साथ हम आज के व्याख्यान को विराम देते हैं।